तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलिप्स, जिसको आप कहते हैं दीर्घवृत्त। तो सबसे पहले बनाएंगे इलिप्स की हेडिंग, इलिप्स जिसको आप हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त। ये कैसा होता है, इसका फिगर क्या है? आप कहेंगे एक है हमारे पास एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। इन दोनों के अलोंग हमें जो कर्व मिलता है ये वाला, ये कहलाता है इलिप्स और इसको हम कहते हैं दीर्घवृत्त। हमारे पास यहां पर अगर देखिए ये दो पॉइंट्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि सर्कल में हमने क्या पढ़ा था, हमने एक फिक्स पॉइंट पढ़ा था जिसको हम बोले थे सेंटर। सेकेंड हमने पैराबोला पढ़ा, पैराबोला में हमने एक फिक्स पॉइंट पढ़ा जिसको हम बोले थे फोकस। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास दो फिक्स पॉइंट होंगे जिसको हम बोलेंगे फोकस। तो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट फोकस है, ये सेकेंड फोकस है। और मान लेते हैं कि हमारे पास इस पूरे इलिप्स में एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y। अब डेफिनेशन क्या है या डिफाइन कैसे करेंगे कि इस कोई भी पैराबोला के ऊपर लाई करने वाला वो पॉइंट जो F1 से और F2 से, F1 और F2 से जो भी डिस्टेंस रखता है उसका सम ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, PF1 और PF2 के बीच का जो भी डिफरेंस था उसकी ऑलवेज वैल्यू होगी कांस्टेंट या नियतांक जिसे आप हिंदी में कहते हैं। एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि हमारे पास जो भी PF1 और PF2 से रिजल्ट आता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा आपके F1 F2 के डिस्टेंस से। यहाँ पर जो F1 F2 है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उससे ऑलवेज बड़ी वैल्यू होगी PF1 प्लस PF2 की। क्लियर? अब हम कहते हैं कि हमारे पास आ गई है डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन कि कोई भी इलिप्स क्या होता है, PF1 प्लस PF2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर? तो इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कुछ टर्म्स बनती हैं। वो टर्म्स क्या हैं? इन टर्म्स को समझने के लिए हम कहेंगे कि हमारे पास है एक इलिप्स, जैसे कि आपको कुछ इस तरीके का फिगर में मिलेगा। ये इलिप्स बन रहा है, इसके अंदर एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए हमारे पास दो नाभि हैं, क्योंकि आप फोकस को क्या कहते हैं, नाभि। तो यहां पर जो फोकस है जिसे आप हिंदी में कहेंगे नाभि, वो क्या है, दो है, एक है S1 और एक है S2। S1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, S1 अगर एक नाभि है तो हमारे पास जो O पॉइंट है ये होगा हमारे पास सेंटर। अगर ये सेंटर है और ये S1 हमारे पास नाभि है तो S1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि लेट से हमने x डिस्टेंस चला a, तो a0। अगर S1 के लिए हम कहेंगे माइनस a0 बिकॉज हम नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, और S2 के लिए कहेंगे a0 बिकॉज हमारे पास जो S2 है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो S2 के कोऑर्डिनेट्स हो गए a0 एंड S1 के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस a0। इसी तरीके से जो हमने O केंद्र माना है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो AB लाइन है ये क्या कहला रही है, लघु अक्ष कहलाएगी। लघु अक्ष को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, लघु अक्ष को आप कहेंगे माइनर एक्सिस। और वहीं पर आप देख रहे हैं जो ये V1 V2 है, ये जो V1 V2 पॉइंट बनाए गए हैं इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोला है, दीर्घ अक्ष, जिसे आप दीर्घाक्ष भी बोलते हैं। इसे बोलेंगे इंग्लिश में मेजर एक्सिस। अब यहां पर देखिए ये जो हमने V1 से V2 के बीच के बात बोली है दीर्घ अक्ष, ये दीर्घ अक्ष की वैल्यू क्या है 2a। और इसी तरीके से आप देखते हैं जो माइनर एक्सिस थी उसकी वैल्यू क्या है 2b। तो इट्स मीन हमारे पास जो माइनर एक्सिस होती है वो 2b लंबाई की होती है और जो मेजर एक्सिस होती है वो क्या होती है 2a लंबाई की। एक चीज आप यहाँ पर याद रखिए कि जो मेजर एक्सिस है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है बिकॉज ये वाली हमारी एक्सिस क्या थी, एक्स एक्सिस। और अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है ये वाली, तो हम कहते हैं कि ये हमेशा फोकस से होकर जाएगी। जो भी मेजर एक्सिस होती है वो ऑलवेज हमारी फोकस से होकर पास होगी। और यहाँ पर एक चीज ये याद रखनी है कि हमारे पास V1 और V2 क्या है, ये जो V1 और V2 है ये है वर्टेक्स जिसे आप बोलेंगे शीर्ष।
तो हम कहेंगे हमारे पास जो शीर्ष है, जिसे आप इंग्लिश में वर्टेक्स कहेंगे, ये दो हैं, एक V1 और एक V2। इस V1 V2 को हम शीर्ष कहते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि ये 2A है, ये 2B है। अगर ये 2A और 2B है तो S1 S2 के बीच का भी कुछ डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, वो होगा 2C। 2C क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कि हमारे पास S1 और S2 के कोऑर्डिनेट जो हमने माने हैं -a 0, यहाँ पर आप C ले लीजिए क्योंकि आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। हम कहें यहाँ पर -c और यहाँ पर c है। अब ये देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है तो क्या होगा, 2c। क्लियर? तो यहाँ पर हमें 2c मिला, यहाँ पर 2a और यहाँ पर 2b। इन तीनों के बीच में आपको ये याद रखना है कि 2a किसके लिए यूज होगा, 2b किसके लिए यूज होगा और 2c किसके लिए यूज होगा। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ये हमारे पास है इलिप्स और ये है हमारा S1 और ये है S2। तो हमने यहाँ पर माना -c0 कोऑर्डिनेट्स हैं या c0 कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे हमने कहा वर्टेक्स हैं। तो अगर यहाँ पर वर्टेक्स हैं, अब देख रहे हैं मेजर एक्सिस के लिए यहाँ पर हमने लिया है 2a, तो यहाँ पर क्या होगा a0 और यहाँ पर -a0 कोऑर्डिनेट्स होंगे। और माइनर एक्सिस के लिए हमने क्या लिया है, लेंथ 2b। इट मींस कोऑर्डिनेट होंगे 0b और 0 -b। तो कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कि हमने अगर कोई एलिप्स लिया है तो उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से डिनोट होंगे। यहाँ पर हमने वर्टेक्स का क्या लिया है, a0 और -a0, मतलब हम लिख सकते हैं +-a0। सेकेंड माइनर एक्सिस में लिखा है 0 ± b एंड S1 S2 को लिखा है +-c0। क्लियर? अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये सारे नाम हमें पता चल गए, हमें सबकी लेंथ पता चल गई और हमने ये भी देखा कि जो भी लेंथ हम मेजर करेंगे वो हमेशा सेंटर से करेंगे, चाहे फिर वो आपकी S2 हो, चाहे वो V2 हो, चाहे वो आपकी A का डिस्टेंस हो OA का या फिर OB का डिस्टेंस हो, सारी जो भी मेजरमेंट होगा लेंथ का वो O से होगा। और यहाँ पर आप कहेंगे कि हमारे पास जो पूरी हमारा जो इलिप्स है उसके अंदर कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो वो S1 S2 से जो भी डिस्टेंस बनाता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। क्लियर? तो यहां तक आपको क्लियर है कि हमारे पास किस तरीके से ये केसेस चलेंगे। अगर आपको टर्म समझ में आ गई तो आपको पूरा इलिप्स का एक तरीके से ये मानिए बेस समझ में आ गया, बिकॉज किस टर्म को क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ के बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन आता है A, B और C के बीच में। वो क्या रिलेशन है? जैसे कि अभी हमने बात की A, B, C की बात, तो रिलेशन जिसे आप संबंध कहेंगे क्या होगा, हम कहेंगे कि A² = B² + C²। ये रिलेशन है A, B, C के बीच में। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये 2B है, ये 2A है और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये O हमारा सेंटर है और इस सेंटर से हम A0, इट मींस हमने कितना डिस्टेंस चला है, A डिस्टेंस चला है और यहाँ पर भी हमने कितना डिस्टेंस चला है, A डिस्टेंस चला है। इसका मतलब कि हमारे पास जो मेजर एक्सिस था वो 2A है और अगर हमें निकालना हो सेमी मेजर एक्सिस वो क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा A, बिकॉज हमें कितना लेना है, सेमी, आधा लेना है। तो हम कहेंगे 0 से इस पॉइंट तक लेने के लिए हमने सिर्फ A चला और यही कहलाएगा सेमी मेजर एक्सिस। इसी तरीके से आपका निकल जाएगा सेमी माइनर एक्सिस, वो क्या होगा आपका B। और यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर हमने क्या यूज किया है, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। और यहाँ पर ये C है, ये C क्या है, ये फोकस की लेंथ है। जैसे कि यहाँ पर S1 S2 था तो 0 मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, तो यहाँ से S2 पे चलेंगे कितना, C डिस्टेंस। इसी तरीके से O से S1 पे चलेंगे C डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कहला रहा है C। तो रिलेशन आपको याद रखना A² = B² + C², ये आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। क्लियर? अब हम चलते हैं आगे कि हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं, उन स्पेशल केसेस को पढ़ते हैं। देखिए यहां पर जो स्पेशल केस है, फर्स्ट कि अगर आपकी C की वैल्यू 0 हो जाती है,
अगर हम कहीं C की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, देखिए यहां पर हम कह रहे हैं कि O से S1 तक की दूरी C कहला रही है, O से S2 की दूरी C कहला रही है। तो अगर C ही 0 हो जाए, इट मीन्स कि हमारे पास कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा या फिगर बनेगी जहां पर ये सेंटर है, और अगर C 0 है तो इसका मतलब हमारे जो फोकस है, दोनों फोकस थे उनके बीच का डिस्टेंस खत्म हो गया, F1 बराबर हो गया F2 के, बिकॉज दोनों ही क्या हो गए 0। इट मींस कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है बीच में। तो F1 इक्वल्स टू F2 पे हमारी जो वैल्यू आती है वो एक कर्व देती है जो सर्कल है। क्लियर? क्योंकि इस केस के लिए हमारे पास F1 बराबर हो गया F2 के, और F1 बराबर F2 करते ही हमारी जो एलिप्स था वो चेंज हो गया हमारे सर्कल में। क्लियर? अब फर्स्ट केस के बाद आता है सेकंड केस, जो आपको याद रखना है कि अगर C बराबर A हो जाए, C बराबर A, इट मींस A क्या था, A है हमारा O से V2 तक की दूरी, A कहला रही है, या फिर O से V1 तक की दूरी भी क्या कहलाती है, A। और हमने कहा कि C बराबर A हो जाता है, अगर C बराबर A हो जाएगा तो किस तरीके से मिलेगा आपको, इसका मतलब हमारे पास जो A था यहाँ पर, ये जो S1 और S2 है ये कहां पर आ गए, V1 V2 की जगह आ गए, यहाँ पर F1 आ गया, यहाँ पर F2 आ गया, जिसे आप S1 S2 भी बोल सकते हैं। तो F1 F2 कहाँ आ गए, जो हमारे एंड पॉइंट्स थे V1 V2 वहां पर आ चुके हैं। अगर F1 F2 काम कर रहे हैं हमारा V1 V2 का, तो हमें क्या मिल रही है, ये सेंटर है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, तो हमारी C इक्वल्स टू A के लिए मिलती है एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है। हमारा इलिप्स किस में चेंज हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट केस क्या था, फर्स्ट केस है C इक्वल्स टू 0 हो जाए, C इक्वल्स टू 0 होते ही हमारे F1 F2 के बीच का जो डिस्टेंस था वो खत्म हो गया, और खत्म होते ही हमारा इलिप्स बन गया सर्कल। क्लियर? अब हम नेक्स्ट C इक्वल्स टू A के लिए, C इक्वल्स टू A के लिए हमने कहा कि हमारे जो F1 F2 जो हमारे फोकस था, दो फिक्स पॉइंट थे, वो बन जाते हैं वर्टेक्स पॉइंट, बिकॉज ये आपस में क्या हो जाते हैं, A के बराबर, और A लेंथ कितनी है वर्टेक्स तक, O से वर्टेक्स तक, तो F1 F2 और O बीच में O, तो ये बनाते हैं कि स्ट्रेट लाइन। क्लियर? अब हम कहते हैं कि हमारे पास दो केसेस क्लियर हो गए। इसके बाद क्या आता है कि हम कहेंगे इसेंट्रिसिटी आता है। इसेंट्रिसिटी क्या है, यहां पर देखते हैं, देखिए हम हेडिंग डालेंगे इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसेंट्रिसिटी एक्चुअली में एक वैल्यू होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू C अपॉन ए। E इक्वल्स टू C अपॉन ए की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, जिसको आप हिंदी में कहेंगे उत्केंद्रता। क्लियर? तो क्या हो गया, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होगी, E इक्वल्स टू C अपॉन ए। अब यहाँ पर देखिए एक चीज कि क्या C बड़ा है या A बड़ा है, ऑफ कोर्स A बड़ा है, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो A था वो O से लेके V1 तक था या फिर V2 तक था। क्लियर? तो अगर O से V1 और V2 तक A था तो ऑफ कोर्स ये C से बड़ा होगा, बिकॉज O से लेके S1 तक का जो डिस्टेंस है वो कम है हमारे V1 तक के डिस्टेंस से। तो C1 अगर कम है और A अगर C कम है और A बड़ा है तो क्या होगा, इलिप्स के लिए हम कहेंगे कि E की वैल्यू ऑलवेज लेस देन होगी 1 से, बिकॉज अगर C छोटा है तो E भी क्या होगा, छोटा, तो हम कहेंगे इलिप्स के लिए E लेस देन 1 होगा। क्लियर? एक रिलेशन यहाँ पर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन है सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, और साथ में आपके क्या है, इसेंट्रिसिटी, जैसे कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इट मीन्स हमने क्या यूज किया, हमने यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और साथ में इसेंट्रिसिटी यूज की। ये हमारी क्या हो गई, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड इसेंट्रिसिटी, इट मीन्स उत्केंद्रता, और इनके बीच में रिलेशन हमें मिला बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर।
क्लियर। और इसका रिलेशन का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। क्लियर। अब हम चलते हैं कि हमारे पास इलिप्स की इक्वेशंस कैसे फाइंड होंगी। तो स्टैंडर्ड इलिप्स क्या होंगी, स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए हेडिंग बनाते हैं। जिसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, मानक दीर्घवृत्त। देखिए स्टैंडर्ड इलिप्स के अंदर आपको दो इलिप्स पढ़ने होते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कौन कौन से होंगे, आप ये जो फर्स्ट वाला देख रहे हैं ये क्या है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एंड सेकंड वाला आपको वर्टिकल इलिप्स है। इट मींस कि हमारे पास जब एक्स एक्सिस के अलोंग हमें एक इलिप्स मिलता है वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल, और जब हमें वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा तो कहलाएगा वर्टेक्स इलिप्स। क्लियर। तो यहाँ पर दो तरीके के इलिप्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट की बात करते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल है इसके क्या है, देखिए कुछ इस तरीके से ये हमें मिल रहा है इलिप्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और यहाँ पर भी सेम आपके पास दो वर्टेक्स होंगे, दो फोकस, और आपके पास इनके बीच का डिस्टेंस 2a 2b और 2c होगा। वो सब चीजें ऐसे ही चलेंगी। इसमें क्या नया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो S1 और S2 दो फिक्स पॉइंट हैं जिन्हें हम फोकस बोलते हैं। तो दो फिक्स पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है आपके -C0 और दूसरे के हैं C0, और कोई पॉइंट P यहाँ पर हमने कंसीडर किया हुआ है, कि कोई भी पॉइंट्स हो सकता है। डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारा जो भी पॉइंट इस एलिप्स पर लाई करता है वो फोकस से जो भी डिस्टेंस बनाएगा PS1 और PS2 उसका सम क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन आपको याद रखनी है कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। ये किसके लिए है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए इक्वेशन है। यहाँ पर एक चीज आपको जो याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि a ऑलवेज ग्रेटर देन होगा b से, तभी इस केस के में हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो यहाँ पर हमने a ग्रेटर देन b लिखा है। a ग्रेटर देन b का मतलब है यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी हमारे b की वैल्यू से। और हम यहाँ पर कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, एग्जांपल से देखिए, क्योंकि एग्जांपल से आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से मिलेगा आपको। x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 हमने ये लिखा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो a² है, a² b² से बड़ा है, तो यहाँ पर ये फॉलो होती है कंडीशन कि a ग्रेटर देन b। तो ये एग्जांपल हो गया आपके हॉरिजॉन्टल इलिप्स का। अब हम बात करेंगे वर्टिकल इलिप्स की। वर्टिकल इलिप्स में हम देख रहे हैं कि हमारे जो a और b हैं वो आपस में इंटरचेंज हो गए, मतलब कि इलिप्स का ओरिएंटेशन करने पर हमें मिलता है a और b के बीच का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन नहीं इंटरचेंज। क्लियर। तो इंटरचेंज करते ही हमारी जो एक्सिस है वो y एक्सिस पर हम बात करते हैं और हमें वर्टिकल हमें इलिप्स मिलता है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स क्या होगी, x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल्स टू 1। यहां पर क्या किया है, हमने अभी बात की कि a और b के बीच में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। तो हमने x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल्स टू 1 लिखा है। क्लियर। अब यहाँ के केस में आपको क्या याद रखना है, अगर यहाँ पर a ग्रेटर देन b था तो यहाँ पर b लेस देन a होगा। इट मींस इस वाले केस में आपके जो x² का कोफिशिएंट का डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज लेस होगा आपके y² के कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर से। तो b लेस देन a, तभी इस केस में हम कह सकते हैं कि इक्वेशन होगी इलिप्स की x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो यहाँ पर याद क्या रखना है कि हमारे पास जब कंडीशन a ग्रेटर देन b होगा तो इक्वेशन ये होगी, जब b लेस देन a होगा तो इक्वेशन ये होगी। क्लियर।
अब हम कहते हैं कि हमें कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है, जैसे कि जो भी हमारी मेजर एक्सिस होती है, ये वाली मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस ऑलवेज फोकी से होकर जाएगी, जैसे आप फोकस बोलते हैं, तो ऑलवेज किससे होकर जाएगी, फोकस से। क्लियर। दूसरी बात कि जो भी हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर से, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि अगर ये ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, इट मींस कि हमारे पास जो मेजर एक्सिस होगी वो किस पे लाई करेगी, किसके अलोंग होगी, एक्स एक्सिस के। यहां पर हमने क्या कहा कि हमारे पास जो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, इसके लिए जो मेजर एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। यहां पर आप ऐसे लिखिए, अलोंग टू एक्स एक्सिस। सेकेंड केस आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है, तो हमारे पास जो मेजर एक्सिस होगी, मेजर एक्सिस को हिंदी में क्या कहते हैं, दीर्घ अक्ष। ठीक है, तो मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगी, अलोंग टू वाई एक्सिस। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि हमारे पास मेजर एक्सिस अलोंग टू एक्स एक्सिस कब होगी, जब हमारे पास ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा, एंड सेकंड इसका अपोजिट जब आपकी वाई के अलोंग होगी। क्लियर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स तो आपको समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास एक नई टर्म लेटेस्ट रेक्टम, जैसे कि हमने पैराबोला में से डिस्कस किया था, तो पैराबोला के वहां पर हमने देखा था कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, वर्टेक्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है। तो यहां पर भी बात करेंगे लेटेस्ट रेक्टम की। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे लेटेस्ट रेक्टम, इसको आप हिंदी में कहते हैं नाभीय जीवा। वहां पर हमने क्या कहा था कि कोई भी अगर पैराबोला है और उसमें इस तरीके से उसमें फोकस से होकर जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, हम कहते थे इस L1 और L2 को लेटेस्ट रेक्टम। लेकिन हम बात कर रहे हैं इलिप्स की, तो इलिप्स के लिए क्या कहेंगे, सिमिलरली हम कहेंगे इलिप्स का जो कर्व है हमारे पास इस तरीके का है, और यहाँ पर अगर दो फोकस हैं तो हमें दो ही लेटेस्ट रेक्टम मिलेंगे। तो इट्स मीन हमारे पास ये है F1, ये है F2। अगर ये F1 F2 है तो हमारे पास दो लेटेस्ट रेक्टम ये होंगे। तो मान लेते हैं ये L1 होगा, ये L2 होगा, तो L1 L2 क्या होंगे, हमारे लेटेस्ट रेक्टम होंगे इलिप्स की। क्लियर। अब हम बात करेंगे इनकी लेंथ होगी, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन a। वहां पर क्या थी 4a और यहाँ पर चेंज हो गई 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो जैसे जैसे हम लेटेस्ट रेक्टम अलग अलग कॉनिक सेक्शंस में पढ़ेंगे आपको उसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होगी इलिप्स के लिए। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी ये तीन टर्म्स हैं तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं और साथ ही लेटेस्ट रेक्टम फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर हमें ए और बी और सी की वैल्यू अगर गिवन है तो हम इन तीनों चीजों को इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप अभी तक आपको थ्योरी समझ में आई है कि हमने वन बाय वन जितने भी हमने इलिप्स पढ़े हैं, स्टैंडर्ड इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स जो अंदर पढ़े हमने, लेटेस्ट रेक्टम है, वो क्या है एक्चुअली में ये सब बहुत इजी है। जैसे कि अब हम ट्राई करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर करने से पहले एक टेबल देखिए जिसमें आपको कुछ दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आपको केंद्र दिया गया है किसके लिए, क्षैतिज दीर्घवृत्त के लिए और ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त के लिए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो सेंटर है वो तो क्या है 0 0, बिकॉज हमारे पास जो कर्व बनते हैं यहाँ पर ये जो सेंटर है ये क्या कहलाता है 0 0, चाहे ये हॉरिजॉन्टल हो या चाहे ये वर्टेक्स हो। तो हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स में दोनों में हमारे पास सेंटर होंगे 0 0। सेकेंड आपने क्या देखा कि शीर्ष क्या होते हैं, हमारे पास जो वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, या तो हो सकता है +-0 और उसके ऊर्ध्वाधर के लिए क्या होंगे 0 +-a। सिमिलरली जो भी हमने पढ़ा है। थर्ड केस
कि अगर नाभियां हमें दी गई हैं, नाभि क्या होती हैं, हमारे पास ये वाले जो पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट होते हैं S1 S2, इनको बोलते हैं नाभि, फोकस या फोकी, और इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं +-C0 या फिर 0 +-C। क्लियर। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था E = C/A, तो यहां से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, AE। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास नाभियां क्या हो सकती हैं, +-AE0 या फिर 0 +-AE, मतलब कि सब कुछ रिलेट है। आपने इसेंट्रिसिटी पढ़ी तो तुरंत आपने C की वैल्यू पुट कर दी अपनी नाभि के अंदर। क्लियर। अब हम कहते हैं फोर्थ पॉइंट है कि दीर्घ अक्ष की लंबाई। भाई दीर्घ अक्ष की लंबाई चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, आपकी क्या रहेगी, 2a ही रहेगी, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। क्लियर। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इन दोनों के लिए 2a। लघु अक्ष की लंबाई 2b। इट मींस यहां पर हमने पढ़ा था कि ये 2b होती है हमारे पास, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी, तो ये 2b ही रहेगी। ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास आता है दीर्घ अक्ष का समीकरण। देखिए दीर्घ अक्ष का समीकरण, हम कह रहे हैं दीर्घ अक्ष का समीकरण हमारे क्षेत्रफल के लिए। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग हमने बनाया था अपना कर्व, एलिप्स बनाया था, तो इसमें y इक्वल्स टू क्या होगा, 0, और इसमें क्या होगा, x इक्वल्स टू 0। तो वही चीज हमने लिखी है कि y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इज लघु अक्ष का समीकरण। लघु अक्ष का समीकरण के लिए हमने लिखा x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, बिकॉज इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट। क्लियर। अब हम देखते हैं आगे नाभि लंब की लंबाई। देखिए नाभि लंब की लंबाई चाहे वर्टेक्स हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, आपकी सेम रहेगी, बिकॉज नाभि लंब की लंबाई हमारी क्या होती है, फोकस से होकर जाती है, दो मिलते हैं, और जो एंड पॉइंट्स होंगे वो ऑलवेज एलिप्स पर लाई करेंगी। क्लियर। तो उनकी लंबाई क्या हो गई, 2b² एंड 2b². नेक्स्ट देखिए उत्केंद्रता, जिसे आप कहते हैं इसेंट्रिसिटी, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, E = C/A, और यहाँ पर भी दोनों की इसेंट्रिसिटी सेम होगी, बिकॉज चाहे आप हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल निकालिए, इसेंट्रिसिटी ऑलवेज सेम रहेगी। यहाँ पर एक लिखा है √A² - B²/A, ये कैसे आया है, हमने एक अभी पढ़ा था रिलेशन A² = B² + C²। यहां से मुझे चाहिए C की वैल्यू। C की वैल्यू क्या होगी, A² - B² का √= C। यही चीज हमने यहां पर पुट की है, √A² - B²/A एंड सिमिलरली √A² - B²/A। तो ये अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लगने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इलिप्स का आपको समीकरण बताना है, नाभि और उत्केंद्रता आपको दी गई है। तो सबसे पहले आपको फोकस दी गई है +-40, और उत्केंद्रता E से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/3। उत्केंद्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से, तो E की वैल्यू 1/3 दी गई है और फोकस +-40 दी गई है। अब हमें दीर्घवृत्त का समीकरण फाइंड करना है। सबसे पहले आपका रिलेशन क्या था, E = C/A। C, A और E के बीच में जो रिलेशन है वो है E = C/A। इट मींस अगर मुझे E की वैल्यू दी गई है तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ, फोकस से C की वैल्यू, बिकॉज हमारे पास जो फोकस होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं +-C0, और हमें गिवन क्या है, +-40। तो हमारी C की वैल्यू क्या हो गई, 4। यहां से C की वैल्यू 4, अगर C की वैल्यू 4 है और E की वैल्यू 1/3 है तो यहां पर पुट कीजिए आपकी 4/A, तो A की वैल्यू हो गई 12, 4 3 12। A की वैल्यू आने के बाद हमें निकालनी है इक्वेशन अपनी इलिप्स की, तो वो क्या होगी, x² + y² + B² = 1। यहाँ पर A² चाहिए, B² चाहिए। A² की वैल्यू हमारे पास है, क्या B² की वैल्यू है, नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास B² के लिए फॉर्मूला है A² = B² + C², और A² की वैल्यू है 144 = B² की हमें फाइंड करनी है प्लस C²। C² क्या होगा आपका 16, तो 144 माइनस के 16 = B², और B² की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 128। तो B² की वैल्यू हमारे पास 128 है, यहां पर हम इसे पुट करेंगे x² / A²।
इट इज 144, क्लियर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 128 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो ग्रेटर देन है हमारे बी स्क्वायर से, इसका मतलब ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इट मीन्स ये हमने जो इक्वेशन ली थी ये सेटिस्फाई करती है हमारी इस इक्वेशन को भी, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ये क्या फाइंड किया है आपने, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्लियर, दीर्घवृत्त का समीकरण। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपको इक्वेशन अब की बार दे दी गई है और पूछे गए हैं नाभि, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष और उत्केंद्रता, नाभि, लंब, जीवा। तो इतनी सारी चीजें फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें अपनी स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन से तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बिकॉज यहाँ पर ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से तो हमें ये वाली कंडीशन लगानी है। तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है 36 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 16। ए की वैल्यू 6 प्लस माइनस और बी की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 4। अब क्या करना है, आपको निकालनी है नाभियों के शीर्ष। इट मींस शीर्ष क्या होंगे, सेंटर जिसे आप बोलते हैं 0 0 होंगे। किसी भी इलिप्स के सेंटर होते हैं 0 0। नाभि के कोऑर्डिनेट्स क्या है, प्लस माइनस C0 यही होते हैं। प्लस माइनस C0 का मतलब क्या है कि हमें C की वैल्यू चाहिए। अब C की वैल्यू A और B की हेल्प से फाइंड होगी। ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 36 माइनस के 16 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी वैल्यू हो गई 20 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू 2√5। ठीक है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू को पुट करेंगे, आपके पास है प्लस माइनस 2√5 0। यही वैल्यू आपकी सी की थी। तो हमारे पास नाभि आ चुकी है, शीर्ष आ चुके हैं। पूछा है दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष क्या होती है, दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है आपकी 2a, जिसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। और साथ में आपसे पूछा गया है लघु अक्ष, जिसे आप बोलते हैं माइनर एक्सिस, और इसकी लंबाई होती है 2b। तो यहाँ पर 2a आपको फाइंड करना है, 2b आपको फाइंड करना है। a और b की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, क्या लिखेंगे 2 × 6 इट इज 12, और यहाँ पर 2 × b की वैल्यू 4 8। तो ये आपकी पता चल गई। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, E = C/A। सिंपली आप इसमें पुट कीजिए, आपके पास आता है C/A। C की वैल्यू है 2√5 अपॉन A की वैल्यू है आपके पास 6। तो आपकी वैल्यू हो गई 1/3√5। इसेंट्रिसिटी भी हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नाभि लंब की जीवा की लंबाई। अब याद कीजिए कि क्या फॉर्मूला था भाई, हमें नाभि लंब जीवा की लंबाई पता है 2b² A, और इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं अपने नाभीय जीवा की लंबाई। तो चलिए निकालते हैं। b और a की वैल्यूज को पुट कीजिए। b² की वैल्यू क्या है 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16, और a की वैल्यू क्या है आपके पास 6। तो यहां से आप देख रहे हैं 2 3 16/3 आपकी वैल्यू है। तो हमने कितनी इजी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके इस क्वेश्चंस को किया है। देखिए यहाँ पर जो जो आपसे पूछा गया था आपको रिलेट करना है। सबसे पहले इजी तरीका है कि जो आपको दिया गया है वो लिखिए, एंड देन जो आपसे पूछा गया है वो लिखिए, और देखिए कि कौन सी चीज हमें चाहिए। उसके बेसिस पर आप अपना फॉर्मूला लगाइए। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा a बड़ा है b से, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, हमें a और b मिल गए। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने कहा a b के बाद हमें चाहिए थे नाभि के लिए c, तो हमने अप्लाई किया ये वाला फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हमने फाइंड किया c, एंड देन c a b तीनों फाइंड करने के बाद आपकी 1 by 1 इजीली फाइंड हो जाएगा सब कुछ।
तो यहां तक आई होप क्वेश्चंस क्लियर है। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर अब एक आपको दीर्घवृत्त नहीं दिया गया, दो दिए गए हैं। दो क्या है? फर्स्ट आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और साथ में जो दूसरा दिया गया है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये वाला तो ठीक है, ये तो हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट दे दिया, बट आपका जो एलिप्स का स्टैंडर्ड होता है उसमें वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है? 1। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर भी क्या बनाना होगा? 1। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बाय 4 कर देंगे। इट मीन्स हम 4 को नीचे लेके आ जाएंगे। इसकी हेल्प से हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो स्टैंडर्ड एलिप्स का है। अब हम क्या कहा गया है कि दोनों की जो उत्केंद्रता है, इसेंट्रिसिटी है, वो E1 है और E2 है। अब इसका क्या करें? हमें प्रूव करना है 3 = 4E2 स्क्वायर माइनस E1 का स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले अगर ये प्रूफ करना है तो हमें चाहिए E1 एंड E2, वो क्या होंगे? अगर हम इसकी बात करें तो स्टैंडर्ड के लिए क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये E1 के लिए है तो E1 का स्क्वायर। क्लियर। अगर ये वाला फॉर्मूला इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए है तो यहां से E1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर E1 स्क्वायर। सिंपली आप क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस, या आप ये कीजिए कि जो आपका ये वाली टर्म है इसको इधर लाइए, ए स्क्वायर E1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो E1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से E1 स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई। अब क्या करेंगे? इस पे आएंगे और इससे हम E2 निकालेंगे। अगर हम कहें यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर E2 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमें क्या दिया गया है? बाय 4, तो यहाँ पर बाय 4 लगाएंगे। ए स्क्वायर एज इट इज, E2 का स्क्वायर एज इट इज। तो सिर्फ चेंज क्या हुआ है इस वाली टर्म में, बिकॉज हमें गिवन क्या है? बी स्क्वायर बाय 4, तो हम बाय 4 लेके चलेंगे। अब हम क्या कहेंगे कि हमें E2 चाहिए, तो बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर E2 का स्क्वायर। सिमिलरली हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ए स्क्वायर E2 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 4। इससे पहले आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बाय 4। यहां से हम कहेंगे E2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, और अपॉन में क्या जाएगा? ए स्क्वायर। क्लियर। क्योंकि E2 का स्क्वायर को हमें अकेला रखना है तो हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो इधर आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू हो गई एलसीएम लेके 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। E1 E2 आ चुके हैं। अगर E1 E2 आ चुके हैं तो चलते हैं अपनी इक्वेशन पर। क्या थी? 3 = 4E2 का स्क्वायर माइनस के E1 का स्क्वायर, और यहाँ पर E1 E2 की वैल्यूज को पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे ये वाला हमारा LHS है और ये RHS है, तो हम लेके चल रहे हैं RHS को और इसकी हेल्प से प्रूव करेंगे LHS को। तो इसके अकॉर्डिंग 4E2 का स्क्वायर क्या है? यहां से देख लेंगे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस E1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर। अब ये हमारे पास जो आया है उसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 4 से 4 कैंसिल आउट होता है, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं? ये जो ए स्क्वायर है ये दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब हम एलसीएम ले सकते हैं। 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। क्या था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लाइन मैंने इसलिए ऐड की कि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हमने कहा कि अगर ए स्क्वायर है, 4a स्क्वायर और ए स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर बचेगा, और यहां से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या होगा?
अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आपके पास बचेगा 3, और 3 क्या है, 3 ही हमारे था LHS में। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि है RHS बराबर होगा LHS। क्लियर? तो ये सब चीजें क्लियर है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।